आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशंस ऑफ द फिश पॉन्ड्स। और हम आपको बता दें कि जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद जो फिश की प्रोडक्शंस है वह वाटर क्वालिटी ऑप्टिमम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि फिश का प्रोडक्शंस हमारा जितना होना चाहिए उतना हो और मैक्सिमम कैपेसिटी से हो सके। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ द फिश है इन पॉन्ड्स या फिर एनी कल्चर सिस्टम वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड्स और द डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। हम पॉन्ड की बात करते हैं तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी जो होता है, नेचुरल फूड की जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन है उसकी अवेलेबिलिटी डिपेंड्स करता है वहाँ उस वाटर्स में या फिर उस तालाब्स में कितने अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट मौजूद है। और साथ ही साथ वह न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी फेवर करता है कि उसके अनुरूप वहाँ का फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या फिर नहीं है। और अगर फेवरेबल कंडीशंस है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम है तो फूड या फिर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्टिलाइजर्स के डोज को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर देते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया सके और जो न्यूट्रिएंट का लेवल है उस तालाब में वो मेंटेन रह सके। यदि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होगा और प्रोडक्शन ऑफ फिश भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट होता है जनरली हम लोग एक पॉन्ड लेवल की बात करेंगे तो हम लोग वाटर कलर को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं किसी पॉन्ड्स में जनरली कि उसमें प्रोडक्टिविटी कम है या फिर ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि किसी पॉन्ड्स में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है या कम है, उसी के अकॉर्डिंग उसके वाटर कलर को हम लोग देखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पॉन्ड्स में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम है या फिर ज्यादा है, या फिर अदर भी प्रोसेस है जिसके थ्रू देखते हैं। बट जनरली फार्मर्स जो होते हैं फील्ड लेवल की बात करेंगे तो जनरली ग्रीनिश कलर ऑफ द वाटर्स जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इस पॉन्ड्स में फाइटोप्लैंक्टन की अवेलेबिलिटी है और कितने अमाउंट्स में है। और वह फाइटोप्लैंक्टन लीड करता है कि अदर जो प्लैंक्टन से या फिर अदर कोई जो एनिमल्स है वो ग्रो करेगा या फिर किस रेशियो से करेगा या फिर जो भी फिश हम लोग स्टॉक करेंगे उसके लिए फूड की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट्स होता है, प्रोडक्शन होता है फिश का, उसमें नेचुरल फूड्स का वो जनरली डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट पे और उसके अलावा जो है वो डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, फाइटोप्लैंक्टन्स, मिनरल्स। मेनली जो बात कीजिएगा न्यूट्रिएंट की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक की। तो बिफोर अप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स कोई भी तालाब में या फिर सॉइल में तो हमको सबसे पहले उस सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया है कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, कितना रेंज में पीएच होना चाहिए, कितना रेंज में डीओ क्या बोलते हैं वाटर का डीओ लेवल होना चाहिए, या फिर जो भी उसका पैरामीटर है अल्कलिनिटी, हार्डनेस, वाटर की जो बात करेंगे वो होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को या फिर प्रोडक्शंस की अवेलेबिलिटी को हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट करते हैं और फिर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल्स। सॉइल रिएक्शन की बात कीजिएगा तो सॉइल रिएक्शन जो होता है जो वाटर जो सॉइल में जो बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी जो इफेक्ट होता है पॉइंट को मेनली सॉइल कि पीएच और उसमें कार्बन कंटेंट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग टू उसमें रिएक्शंस परफॉर्म करेगा और न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगा। और जो मोस्ट ऑफ द सॉइल रिएक्शंस होता है वो डिपेंडेंट होता है सॉइल पीएच पे, क्योंकि पीएच के फ्लक्चुएशन से ही उसमें सॉइल की रिएक्शनशिप की एक्टिविटी करेगा। तो क्या होगा, यदि न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन जो पीएच होता है वो आइडियल माना जाता है फॉर द फिश प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, और जो एसिडिक्स होता है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को कम करता है। तो बेटर हमारे ये होगा कि यदि हम पॉन्ड वाटर को या फिर क्या बोलते हैं जहाँ पे हमको कल्चर करना उस पर स्लाइटली न्यूट्रल और या फिर स्लाइटली अल्कलाइंस हो तो बेटर माना जाएगा। एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को कम करता है। तो यदि सपोज दैट हम कोई पॉन्ड मैनेजमेंट कर चल रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस सॉइल का पीएच क्या है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, हाईली एसिडिक है, तो उस पर डिपेंड करता है। और फिर उसका हम सबसे पहले पीएच का मैनेजमेंट करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू हम लोग फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी को चेक करके उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग अप्लाई करते हैं उसके डोज को। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट सोर्स जो होता है वो एनर्जी सोर्स का काम करता है फॉर द माइक्रोब्स और एनी अदर बैक्टीरिया। तो कितना कार्बन कंटेंट होगा किसी सॉइल्स में तो हम उसको
में पॉन्ड के लिए अच्छा प्रोडक्टिव मानेंगे और कितना होगा तो लो प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव, और कितना होगा तो बेटर में माना जाता है। तो जनरली जब हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं तो लेस देन 0.5% जो होता है वो अनप्रोडक्टिव पॉन्ड होता है। ठीक है, यदि हम सॉइल वाटर की बात, सॉइल की बात करें कि किसी तालाब में या फिर जहाँ पे वो करना है तो हम कार्बन कंटेंट की बात करेंगे। यदि हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं और हम पाते हैं कि 0.5% से उस सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, तो हम उसको अनप्रोडक्टिव पॉन्ड मानते हैं, यानी वो हमारे लिए बेटर नहीं माना जाता है। 0.5 to 1.5 बनाया था तो मीडियम प्रोडक्टिव है, और मोर देन 2.5% से तो हाईली प्रोडक्टिव माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं फिश कल्चर करना या फिर किसी तालाब का सॉइल का जो कार्बन कंटेंट मोर देन 2.5% है तो हाईली प्रोडक्टिव पॉन्ड बनाया जाता है, दैट मींस द बेटर फॉर द फिश कल्चर्स। ठीक है, और यदि बहुत ज्यादा है यानी 2.5 से बहुत ज्यादा माना हो जाए तो उस कंडीशंस में होता है क्या है कि जनरली हम लोग सुटेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्सेसिव ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो वो लीड करता है क्या, डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रोब्स को, ब्लूम्स को प्रमोट करेगा, तो दैट कंडीशंस में फिश प्रोडक्शन हैम्पर होता है। तो अब एक तो हो गया हमारा कार्बन कंटेंट, नेक्स्ट है हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है जो वो मेजर न्यूट्रिएंट है फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन सिंगल इन न्यूट्रिएंट की बात कीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो फास्फोरस है। ठीक है, तो अगर हम किसी पॉन्ड में फर्टिलाइजर का अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले हमको जानना होता है कि उस पॉन्ड में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल कितना होता है और कितना है और कितना हमको ऑप्टिमम डोज में देना है। तो हमने तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट का देख लिया है कि यदि कितना होगा तो अनप्रोडक्टिव हो, कितना होगा तो मीडियम प्रोडक्टिव हो, कितना होगा तो हाईली प्रोडक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं कि फास्फोरस की, तो फास्फोरस कितना होगा तो 30 ppm होगा तो उसको पूर प्रोडक्टिव माना जाता है, 30 to 60 होगा तो एवरेज प्रोडक्टिव पॉन्ड माना जाता है, 60 to 120 ppm होगा तो गुड प्रोडक्टिव पॉन्ड माना जाता है, 120 ppm से ज्यादा होगा तो हाईली प्रोडक्टिव माना जाता है। ये डिपेंड्स क्राइटेरिया है, पहला ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा हो गया हमारा फास्फोरस। उसके बाद हम आता है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन, लेस देन 250 ppm होगा लो प्रोडक्टिव, 250 to 5 ppm जो होता है मीडियम प्रोडक्टिव, और मोर देन 500 ppm हाईली प्रोडक्टिव होगा। तो ये 3 न्यूट्रिएंट लेवल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर द फाइटोप्लैंक्टन ग्रो के लिए। और फाइटोप्लैंक्टन जो होता है फूड वे फूड चेन्स की जो बात करते हैं हम लोग, सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करता है फाइटोप्लैंक्टन, और फिश के लिए बहुत अच्छा फूड भी माना जाता है और अर्ली स्टेज के फूड के लिए बहुत बेटर। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट का लेवल फ्लक्चुएट होता है या फिर लो है या फिर हाई है तो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट होता है, और साथ ही साथ यदि पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होता है तो फिश का प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर, अब हम न्यूट्रिएंट लेवल को जान गए किसी तालाब का या फिर किसी सॉइल्स का या फिर पॉन्ड्स का, तो हम लोग फर्टिलाइजर का अप्लाई करेंगे। यदि आपको ये पता चल गया कि हाँ उस पॉन्ड्स में प्रोडक्टिविटी कम है या फिर न्यूट्रिएंट के लेवल कम है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि एक ही न्यूट्रिएंट का लेवल कम हो, कभी कभी होता है कि तीनों न्यूट्रिएंट का लेवल कम, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम अप्लाई करते हैं। तो जनरली मोस्ट फ्रिक्वेंटली और वाइडली यूज जो होता है ऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बात बोले, काउ मैन्योर मोस्ट वाइडली यूज होता है इन इंडिया में, और जनरली 5000 to 15,000 kg पर हेक्टेयर यदि आमतौर पर यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी क्या है और वो तालाब न्यू है या फिर ओल्ड है। तो यदि सपोज दैट हम स्पॉन का स्टॉकिंग करने जा रहे हैं तो ये हमको करना है तो 15 दिन पहले, स्टॉकिंग से 15 दिन पहले हम लोग जनरली 5000 से 1500 kg पर हेक्टेयर स्टॉकिंग करते हैं सिंगल डोज में। हम उस डोज को घटा भी सकते हैं यदि उसके साथ अदर फर्टिलाइजर को हम लोग दे रहे हैं, मन्योर को दे रहे हैं, जैसे महुआ ऑयल केक की बात करते हैं 5000 kg पर हेक्टेयर प्लस महुआ ऑयल केक। ठीक है, समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि अदर जो मैन्योर होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 250 to 350 kg जो हम महुआ ऑयल केक और अदर की बात कर रहे हैं वो हम लोग देते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोज हो सके। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि जो मैन्योर होता है काउ डंग वो हम लोग 10,000 kg पर हेक्टेयर 15 दिन में पहले हम लोग स्टॉकिंग के देते हैं, तो उसके बाद हम लोग 7 डेज के बाद 5,000 यानी हमको 15,000 kg देना है पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो 10,000 15 दिन पहले देंगे और आफ्टर 7 डेज हम लोग क्या करते हैं कि 5,000 पर केजी के हिसाब से देते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें जीवप्लंक्टन का प्रोडक्टिविटी क्या है। अदर है एक कॉम्बिनेशन मस्टर्ड ऑयल के काउ डंग और पोल्ट्री मैन्योर 6:3:1, इस रेशियो में भी हम लोग कॉम्बिनेशन करके हम लोग फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो 4:1 के रेशियो में हम लोग मेंटेन करते हैं और वीकली एप्लीकेशन देते हैं 8:4:2, ठीक है। और एनपीके रेशियो जनरली 8:4:2 या 500 kg पर हेक्टेयर विथ लाइन 200 kg। लाइन का एप्लीकेशन जनरली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि बफरिंग का काम करता है और पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी है या न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो अच्छे से अवेलेबल हो सके, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात कीजिएगा तो जो हमने देख लिया कि कितना होगा तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव होगा। तो डिफरेंट फर्टिलाइजर फॉर्म से एमाइड है, अमोनियम कम नाइट्रेट है, अमोनियम यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट, ये 2-3 टाइप्स का जो नाइट्रोजन सोर्सेस है जिसको हम लोग एज ए नाइट्रोजन सोर्स फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। रेयरिंग पॉन्ड की बात कीजिएगा तो जनरली जो होता है एसिडिक सॉइल जो होता है, एसिडिक कंडीशंस की बात कीजिए करते हैं, वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट जो होता है इन द पॉन्ड वाटर्स में क्या होगा, वो रिड्यूस करता है। एसिडिक कंडीशन की बात कीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग लाइमिंग अप्लाई करते हैं ताकि वहां पे बफरिंग मेंटेन कर रहे, और या फिर हमको एसिडिक है तो वो अल्कलाइन कंडीशंस को मेंटेन कर सके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लाइमिंग देते हैं ताकि उसका पीएच जो होता है डिजायरेबल लेवल में राइज अप हो सके और उसका जो इफेक्टिवनेस है फर्टिलाइजर्स का वो इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले हमको स्टॉकिंग करना है तो 15-20 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाइमिंग का अप्लाई करते हैं, या तो हम लोग ड्राई बेड्स या ब्रॉडकास्टिंग या फिर वाटर सरफेस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है आपको जैसे करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉन्ड ड्राई है तो ड्राई कंडीशन में भी दे सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं वाटर सरफेस पे, वो भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो अदर भी है, अदर ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कीजिएगा तो जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है, जो वेस्टेज हो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट उसका भी यूज करते हैं, पोल्ट्री ड्रॉपिंग पिग मैन्योर का भी यूज करते हैं। तो जनरली जो डोजेस है काउडंग्स का 10 to 30 टन पर हेक्टेयर एवरेज, पर स्पॉन के केस में हमने बात किया था वो 5000 to 50,000 केजी टन्स पर 15 टन पर 15 क्या हम लोग यूज किए थे एक्चुअली 10,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग डोज का एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात कीजिएगा तो वो डिपेंड्स करता है पॉन्ड्स में कितना नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है, और जनरली हमने बताया था कि यूरिया अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। और जो यूरिया जो होता है मोस्ट सुटेबल माना जाता है स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल के लिए, अमोनियम सल्फेट जो होता है अल्कलाइन सॉइल के लिए बेटर माना जाता है, और अमोनियम नाइट्रेट जो होता है और एसिडिक सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये पहले आप जब भी फर्टिलाइजर का यूज करें तो आप सबसे पहले आप उसके पीएच कंडीशंस को देखें, और पीएच कंडीशन को देखने के बाद आप उसमें अगर जो सुटेबल पीएच है वो नहीं है तो पहले लाइम का अप्लाई करें, और लाइम का अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू ये इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि आपका उसका सॉइल का पीएच कंडीशंस क्या है। तो डिपेंड अपॉन द नाइट्रोजन कंटेंट पॉन्ड्स में जनरली जैसे यूरिया का यूज करते हैं 50 to 70 kg per hectare per year nitrogen, 108 to 15 kg per hectare urea, और 200 to 280 kg कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और 250 to 350 kg per hectare अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन उसको चाहिए 50 to 70 kg per hectare, और इसको मेंटेन करने के लिए जो नाइट्रोजन सोर्सेस हैं, यदि हम यूरिया का यूज कर रहे हैं तो 108 to 152, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर रहे हैं तो 200 to 280 kg पर हेक्टेयर पर ईयर, 250 to 350 kg पर हेक्टेयर अमोनियम सल्फेट्स का रेयरिंग पॉन्ड में यूज करते हैं। बट यदि हम क्या बोलते हैं कि 75 to 150 kg पर हेक्टेयर पर ईयर नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूरिया 163 तो इतना किसके लिए हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रेयरिंग पॉन्ड और ये हमारा हो गया स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए, यानी ये वेरी करेगा और डिपेंड करेगा सॉइल के पीएच कंडीशंस पे। हम लोग फास्फोरस की बात कीजिएगा तो सिंगल सल्फर फॉस्फेट्स मोस्टली वाइडली यूज करते हैं हम लोग एज ए फास्फोरस सोर्स, और 25 to 50 kg फॉस्फेट पर हेक्टेयर, और जनरली एसएसपी 156 to 312 एसएसपी पर हेक्टेयर इन रेयरिंग पॉन्ड्स, और जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स होता है उसके लिए 40 to 75 kg पर हेक्टेयर पर ईयर फॉस्फेट्स, ठीक है। और फॉस्फेट का सोर्सेज जो है एसएसपी उसको 250 to 468 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। पोटेशियम की बात कीजिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट जिसकी बात बोल रहे हैं कॉमनली यूज जो होता है एज ए पोटेशियम सोर्स,
और जनरली 10 to 20 kg पर हेक्टेयर फॉर रेयरिंग पॉन्ड्स और 25 to 40 kg पर हेक्टेयर एक्सटॉकिंग पॉन्ड्स होता है। लेकिन 10 to 20 kg पर हेक्टेयर पोटेशियम देने के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का 16 to 32 kg पर KCl देते हैं पर हेक्टेयर, 20 to 40 kg K2SO4 पर हेक्टेयर देते हैं। और यहाँ पे जब बात कीजिएगा स्टॉकिंग पॉन्ड का 41 to 66 kg KCl और 52 to 83 kg K2SO4 देते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से इन द स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजर का डोजेस और रिक्वायरमेंट्स और कौन कौन सा सोर्सेस है और कितना देते हैं और कब देते हैं, ये हमने ये देखा है। आप लोग देखिए इसको, फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।